हम लोगों ने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को देखा है। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर है उसकी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। इसमें N2O5 जब डीकम्पोज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व करके इसको करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस बनते हैं। ये अपरेटस देखें जी, यहाँ पे N2O5 को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व किया हुआ है इस फ्लास्क के अंदर, और ये वाटर बाथ है, यहाँ इसको ये थर्मोस्टेट किया हुआ है। तो यहाँ पे NO2 गैस निकलती है और NO2 गैस जो है इस ये जो साथ इसके मैनोमीटर लगा हुआ है इसके अंदर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी होती जाती है और हम लोग उसका वॉल्यूम नोट करते जाते हैं। ये सारी उसकी मैकेनिज्म लिखी हुई है, डिटेल में हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये 10 मिनट पे जो यहाँ पे NO2 का वॉल्यूम इकट्ठा होता है वो ये है, 15 मिनट बाद ये है, 20 मिनट बाद ये है, और इन्फिनिट टाइम का मतलब ये है कि इसके बाद वॉल्यूम बढ़ना बंद हो जाता है, इसके बाद NO2 का वॉल्यूम नहीं बढ़ता। आप लोगों को मैं बता रहा था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारी गुड लक होती है अगर हमें किसी रिएक्शन के अंदर कोई ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मिल जाए जिसको हम टाइम के साथ मॉनिटर कर सकें। तो यहाँ पे NO2 गैस थी, उसका वॉल्यूम हम लोग मेजर कर सकते थे इस मेथड के जरिए। सो हमने ये मेथड यूज किया और वॉल्यूम जो है वो हमने देखा, और फिर हमने इसका जो है वो फार्मूला लगा के ग्राफ प्लॉट किया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन जो है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो हम कहते हैं कि N2O5 का डिकम्पोज होना एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये उसकी रीडिंग्स हैं। ये इसका रेट इक्वेशन है, ये रेट इक्वेशन देख लें, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। इस पेज के ऊपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताना थी, वो एग्जाम्पल मैंने बता दी है। बाकी सारा कभी आप बाद में कभी टाइम हो, ये आपके इस पेपर के हिसाब से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने सारा यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है। हाउ डज इट वर्क। उसके बाद देखें जी, एस्टिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, ये जो हमारे पास एस्टिक एसिड बना है इसकी हम टाइट्रेशन करते हैं और ये उसकी रीडिंग आती है। जो यहाँ एस्टिक एसिड बनता जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी टाइट्रेशन करते जाते हैं और देखते जाते हैं कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है। ये फार्मूला है, ये उसकी मैकेनिज्म लिखी हुई है। जब हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में पुट किया तो आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास रेट इक्वेशन है। यहाँ फिर पहले की तरह यहाँ मैंने एस्टर लिखना था लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। तो ये आपको पता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ वाटर जो मौजूद है वो एक्सेस में। और उसके बाद ये उसका डाटा है जो मैंने एक्सेल में प्लॉट करके वो डाटा भी यहाँ दे दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें, बाद में कभी आप पढ़ें। ये उसका डाटा है। उसके बाद इन्वर्जन ऑफ शुगर, आपको पता है सक्रोज जो है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है जिससे हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर होते हैं, फ्रक्टोज में हमारे पास 3 कायरल सेंटर होते हैं, और इनका जो मिक्सचर है वो लेवोरोटेटरी होता है। तो इसकी ये रीडिंग है। एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो इस तरह चेंज होता जाता है। इसके बारे में आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले बात भी कर चुके हैं। ये उसका फार्मूला है। इसको जब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पुट किया, नेचुरल लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये है जी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि H2O जो है वो एक्सेस में मौजूद है। ये उसका जो डाटा मैंने प्लॉट किया है एक्सेल शीट के अंदर, ये उसका वो डाटा है। आप इस पीछे वाली जो शीट है इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लें ताकि बाद में कभी आप देखें तो आपको पता चले। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन कैसे लगाते हैं वो कल आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ये उसका डाटा जो मैंने एक्सेल में प्लॉट किया है, ये उसकी शीट है, वो भी मैंने बता दिया कि अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकम्पोजिशन है। इसमें हमारी जो गुड लक है वो ये है कि H2O2 जो है ये वक्त के साथ साथ जाहिर है ये डिकम्पोज होता जाता है, और इसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं
KMnO4 के साथ इसकी टाइट्रेशन करके, तो जाहिर है H2O2 वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा, तो H2O2 का वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा वक्त के साथ साथ जो टाइट्रेशन के लिए चाहिए, क्योंकि H2O2 के अगेंस्ट टाइट्रेट होना है KMnO4 में, तो वॉल्यूम है। हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करते हैं। ये देखें जी, नेचुरल लॉग ऑफ A/A-x और टाइम के साथ प्लॉट किया, हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आई, यही डाटा मैंने प्लॉट किया है। इसका मतलब है ये H2O2 की कंपोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो पीछे हमने दो एग्जांपल की हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, उसमें वो हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थे, उनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 थी लेकिन ऑर्डर उनका हमारे पास क्या था, 1 था। ये जी एक्सेल शीट है जो मैंने एक्सेल में जिस पे ऊपर डाटा अप्लाई किया है और हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आई। आई होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि कल हमने डिटेल से बात की है। उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर जो रेट है वो डिपेंड करता है और एक रिएक्टेंट उसमें एक्सेस में होता है। सपोज हमारे पास ये दो हैं A+B, इनमें A अगर एक्सेस में हो तो हम लोग कहते हैं कि A के ऊपर जो है वो रेट डिपेंड नहीं करता A के ऊपर, तो ये दोनों मिलकर कांस्टेंट बना देते हैं। इसकी एग्जांपल में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, इसमें लिखा हुआ है कि वाटर एक्सेस में मौजूद है, रेट इस पर डिपेंड नहीं करता, रेट सिर्फ डिपेंड करता है इथाइल एसीटेट पे। इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन का रेट जो है वो भी डबल हो जाता है। ये इक्वेशन है, आप लोग देख रहे हैं, H2O की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, रेट उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करता है। इथाइल एसीटेट लिखना था यहाँ, सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है। इन्वर्जन ऑफ शुगर हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है। अब याद रखें इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है और ऑर्डर 1 है। इन्वर्जन ऑफ शुगर जो है उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है और ऑर्डर हमारे पास 1 है, तो ये भी हमारे पास एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो है, वाटर एक्सेस में मौजूद है। ये उसकी इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ शुगर पे डिपेंड करता है, फर्स्ट पावर ऑफ शुगर पे। ये हमारे पास जो है इन्वर्जन ऑफ शुगर का हमारे पास रिएक्शन है। उसके बाद देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर कंसंट्रेशन टर्म जो है रेट लॉ के अंदर उसकी पावर 2 तो हम लोग ऐसे रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसमें आगे दो केस हैं, अगर दोनों रिएक्टर की कंसंट्रेशन सेम हो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, वो ये एक्सप्रेशन है जो लिखा है, ये इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। और उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में ये डाटा उसको फिट किया गया है। डाटा फिट करने से हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास देखें x/A/A-x हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है, कल बता चुका हूँ कि डाटा कैसे फिट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की है इक्वेशन, और उसके बाद हम इसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं सेकंड ऑर्डर के, मैंने आप लोगों को यूनिट्स के बारे में शॉर्टकट बताया हुआ है कि m⁻⁴ 1 माइनस n इनटू सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास यहाँ क्योंकि सेकंड ऑर्डर है 1 माइनस एन, एन की जगह पे 2 आएगा, 1 माइनस 2 -1 हो गया। और क्योंकि जो कैपिटल है में मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -1 जब आएगी तो मोल की पावर -1 हो जाएगी, डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाके वो +3 हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है। उसके बाद हाफ लाइफ के बारे में किसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके हम लोग हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके। ये देखें जी, हाफ लाइफ की डेफिनेशन बता चुका हूँ, हाफ लाइफ इज अ टाइम एट विच हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी 2 पे डिवाइड किया ना, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये वैल्यूज हमने फार्मूले में पुट की, इस फार्मूले में एंड पे हमारे पास आ गया हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर एक रिएक्शन हम दो मुख्तलिफ जगह पे शुरू करवाते हैं, एक 10 मोल के साथ शुरू करवाया, एक 20 मोल के साथ शुरू करवाया, 20 मोल को 10 मोल होने में कम टाइम लगेगा, जबकि 10 मोल को 5 मोल होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है, तो ये वो है हाफ लाइफ। उसके बाद अगर दोनों रिएक्टर की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो उसका एक्सप्रेशन ये आता है, अगर एक रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन 10 मोल है, बी के हमारे पास 15 मोल है, तो रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, फिर हम ये फार्मूला जो है हम लगाते हैं। उसके बाद अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ये आप लोगों के पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये उसकी मैंने डिटेल लिखी है कि ये प्रैक्टिकल आप लोग परफॉर्म करना चाहें तो करते कैसे हैं।
उसके बाद ये उसका जी जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वो है। उसके बाद फार्मूला जब लगाया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन में तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन आई पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन आई, ये पहले मैं करवा चुका हूँ आपको। स्ट्रेट लाइन आई तो हमने ये कहा कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है, इसमें इथाइल एसीटेट की पार भी 1 है, OH की पार 1 है। इसका मतलब क्या है, इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन को डबल करने से भी रेट डबल होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को भी डबल करने से रेट डबल होता है। इसके लिहाज से भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और इसके लिहाज से भी रिएक्शन क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। ये डाटा फिट किया हुआ है इसमें। हाँ सॉरी, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अब आ गया। थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में अगर पार 3 हो तो फिर क्या है, अगर ऑल रिएक्टेंट विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो, इसके बारे में हमारी बात हो भी चुकी है। तो ये है जी, तीनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है तो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो ये बनता है, ये एक्सप्रेशन है। और ये डाटा हमने किस में फिट किया है, कल मैं आप लोगों को इसके बारे में बता भी चुका हूँ। डाटा फिटेड ऑन रिडक्शन ऑफ FeCl3 बाई SnCl2, इसके बारे में आपको पहले बात हो चुकी है। यूनिट्स इसके ये हैं। हाफ लाइफ निकालते कैसे हैं जी, हाफ लाइफ इज अ टाइम एट विच half of the initial concentration is converted into product. Half life is inversely proportional to square of initial concentration. ये है हमारे पास। और इसका जो फार्मूला है ये उसका फार्मूला है, दूसरा जो हमने शॉर्ट करके लिखा है ये फार्मूला है जो कल मैंने आपको बताया था। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10 निकालते हैं मुझे आपके पास, ये उसकी कैलकुलेशन है, ये उसका डाटा है FeCl3 का जिसके ऊपर हमने जो ग्राफ जो है जिसके ऊपर हमने ये चीज जो है वो फिट की है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक्सेल की शीट से सारा डाटा मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद ये है कि अगर दो रिएक्टेंट जो हैं वो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम और तीसरे की डिफरेंट हो, फिर ये फार्मूला आता है, याद रखें, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये, मीन यू डोंट नीड टू लर्न इट बाय हार्ट, जस्ट आप लोग इसको देखने जरा। अगर सिर्फ दो रिएक्टेंट मौजूद हों फिर ये एक्सप्रेशन है, अगर तमाम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो फिर ये एक्सप्रेशन। ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए है कि थर्ड ऑर्डर में आगे 4 केसेस होते हैं, ये उन चारों केसेस को मैंने डिटेल से यहाँ पे लिख दिया। ये जो रिडक्शन ऑफ FeCl3 बाई SnCl2 है, जो उसकी इक्वेशन है, ये हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये उसका डाटा है, ये उसकी सारा डिटेल है और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन के अंदर हमने ये डाटा फिट किया है। तो ये हमारे पास जो रेट इसका आता है, ये रिएक्शन FeCl3 के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है और SnCl2 के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। इस बात का मतलब क्या है, FeCl3 की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन 4 टाइम तेज होता है, जबकि SnCl2 की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड डबल होती है। तो इसका मतलब इसके लिहाज से हमारे पास ये जो है वो सेकंड ऑर्डर है, SnCl2 के लिहाज से हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। और ये उसकी इक्वेशन है जिसमें हम लोगों ने ये डाटा फिट किया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक जो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी इनमें आप लोगों ने कोई इसको इतने अच्छे तरीके से इसको याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये हम लोग पहले भी डिटेल से इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन मैंने स्लाइड्स बना दी हैं, ये ज़रूर आपको कभी ना कभी जो है वो काम देंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, इंशाल्लाह जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे तब काम देंगे। अच्छा, अब जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसके बारे में आप लोग जरा सुनिएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है, आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो हर वक्त होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए चाहिए उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इफेक्टिव कुलाइन के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर होती है इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक
एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो हमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी रिएक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड in addition to average kinetic energy to make effective collision के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उसको कहते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन से मुराद है ऐसे कोलिजन जिनके रिजल्ट के तौर पे हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बने, उनको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और उसके लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल जो हैं उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इफेक्टिव कोलिजन करके वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना सकें, क्योंकि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के बाद ही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनता है। ये देखें आप लोग, अब हम सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखते हैं और फिर एक्सोथर्मिक देखते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो टॉपिक शुरू किया है असल में आज का लेक्चर यहाँ से बाकायदा शुरू हो रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हम रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। सबको पता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये एनर्जी वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास है और ये रिएक्शन का पाथ है। अब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, ये देखें आप, हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास कम है, इसको हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास कम है, ये देखें, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट को हीट दी तो प्रोडक्ट बना, इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट को हीट देते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, इसको हम कहते हैं ईपी, यानी ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी है। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी। और ये देखें हमारे पास रिएक्टेंट जो है उनको प्रोडक्ट में अगर जाना चाहते हैं तो उनको ये जो है ये एक हिल जो है वो अबूर करना पड़ेगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए। याद रखें, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाने के लिए हिल जो है वो अबूर करना पड़ेगी। और इससे ये जो एनर्जी है इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये जो एनर्जी है इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, ये याद रखें, इतनी एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, ईबी। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो फर्क है उसे हम कहते हैं डेल्टा एच। रिएक्टेंट को जो हीट दी है जिससे प्रोडक्ट बने हैं, ये जो हीट दी है इसको हम कहते हैं डेल्टा एच। रिएक्टेंट को इतनी हीट दें तो प्रोडक्ट की एनर्जी के बराबर आते हैं। रिएक्टेंट को देखें ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कितना फर्क है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में ये फर्क है, ये फर्क। अगर रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें तब इसकी एनर्जी प्रोडक्ट के बराबर होगी। ये जो एनर्जी हम रिएक्टेंट को देंगे इसको डेल्टा एच बोलते हैं, इसको डेल्टा एच कहते हैं, जो रिएक्टेंट को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ इसको डेल्टा एच कह रहे हैं। आप देखते जरा, आप देख सकते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं ईएफ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो बैकवर्ड के लिए चाहिए वो ईबी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और आप देख रहे हैं कि ईएफ में से आप ईबी निकालते हैं तो हमारे पास ये डेल्टा एच बनता है। ईएफ में से ईबी निकालते हैं तो हमारे पास डेल्टा एच बनता है। आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें तो प्रोडक्ट की एनर्जी के बराबर आता है। एक बात। दूसरी बात, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एनर्जी चाहिए उसे ईएफ कहते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन को वापस लेके जाना चाहते हैं, जो एनर्जी चाहिए उसको हम ईबी कहते हैं। ईएफ माइनस ईबी जो है हमारे पास डेल्टा एच के इक्वल है। और यहाँ देखें, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है इनकी एनर्जी में कितना फर्क है। ये प्रोडक्ट है ना आपके पास और ये रिएक्टेंट, इनकी एनर्जी में कितना फर्क है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी में। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, इनकी एनर्जी कितना फर्क है, वही डेल्टा एच ही होगा ना। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी में डेल्टा एच का फर्क है। यहाँ पे आप लोग देखें,
प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस करें तो डेल्टा एच बनेगा। अब इसके बारे में जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को पता ये होना चाहिए कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपको पता चल गया, इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। तो आपने ये दो रिलेशनशिप जो है वो याद रखने हैं। ये दो रिलेशनशिप, एक ये और एक ये बच्चों को भूल जाते हैं। तो उसका तरीका मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो है ये PR, पब्लिक रिलेशनशिप ऑन फेसबुक, यू नीड टू लर्न लाइक दिस। एक डिमोनिक आपको बता रहा हूँ, पब्लिक रिलेशनशिप ऑन फेसबुक। ये इस तरीके से आप लोग याद रखें, पब्लिक रिलेशनशिप ऑन फेसबुक। रिएक्टेंट को आप हीट देते हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। यू नीड टू लर्न लाइक दिस पब्लिक रिलेशनशिप ऑन फेसबुक। यानी कहने का मकसद ये है कि P में से R को माइनस करना है और फेसबुक FB फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को माइनस करना है। ये इस तरह आप लोग इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, इस फिगर को देख के जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट आते हैं वो ये, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, पहला रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप पब्लिक रिलेशनशिप, यानी EP माइनस ER डेल्टा H इक्वल है। नंबर 3, फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ज्यादा है। अगर बैक आना चाहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है। ये है जी फेसबुक FB, EF माइनस EB। ये आप हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के, और आप लोगों ने ये रिलेशनशिप याद रखें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखें जी, इसमें रिएक्टेंट में से हीट निकालते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट में से हीट निकालते हैं, देखें ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, याद रखें प्रोडक्ट की निस्बत ज्यादा एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, इनकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, याद रखें। और आप लोग बता सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो फर्क होता है उसकी हम डेल्टा H बोलते हैं। ये हमारे पास वो बात है, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो EF है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो EB है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कम एनर्जी चाहिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। बच्चों को चूंकि इन बातों की समझ नहीं आती, तो आप लोग इसको एक ऐसे याद रखें जैसे हमारे पास एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी अबूर करके हम इधर आना चाहते हैं। अगर हमारे यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, वो इस साइड पे आना चाहते हैं, कुछ मालिक्यूल सपोज मौजूद है, वो इस साइड पे आना चाहते हैं। ये हमारे पास कुछ मालिक्यूल हैं जो ये पहाड़ी अबूर करके इस साइड पे आना चाहते हैं। अगर इनके पास एनर्जी होगी कम, कीप इन माइंड, ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। अगर इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ना हुई, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर वापस आएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर इनके पास एनर्जी हुई तो फिर ये यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ से आगे फिर आना आसान है। एक दफा यहाँ पे पहुंच जाए सही, फिर यहाँ प्रोडक्ट में जाना आसान है। तो वो जो यहाँ तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, इस केस में एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसको उधर जाना पड़े तो ज़ाहिर है एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वापस जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, आप लोग सोच सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो हमारे पास बनते हैं वो देखें जरा। ये रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में आना चाहते हैं, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को रिलीज करना पड़ेगी जिसको डेल्टा H बोलते हैं। यानी इसमें से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल H। और यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कम है। रिएक्टेंट में से कितनी एनर्जी डेल्टा H हम माइनस करें तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है।
अब ये भी फिर आप लोग याद कैसे रखेंगे, तो इसकी भी एक निमोनिक है। वो निमोनिक जैसे यहाँ पे निमोनिक है वो ये थी कि पब्लिक रिलेशनशिप या पब्लिक रिलेशन ऑन फेसबुक, यानी जब एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपको आसानी से पता चल जाएगा। जब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन का पता चल गया फिर आप लोगों ने ये याद रखना, पब्लिक रिलेशनशिप ऑन फेसबुक। और इसको कैसे याद रखेंगे, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है पता तो चल जाएगा, तो इसको याद रखेंगे रोस्ट पोटैटो फॉर बॉयफ्रेंड, BF बॉयफ्रेंड, रोस्ट पोटैटो फॉर बॉयफ्रेंड, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही होती ना, उसी हीट से आप लोग पोटैटो को रोस्ट कर सकते हैं या उसको गर्म कर सकते हैं या उसको उबाल सकते हैं फॉर बॉयफ्रेंड। ये आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है, इसको किसी और मीनिंग में आप लोग मत लीजिएगा। तो ये रिलेशनशिप आप लोगों ने याद रखें। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप लोगों को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की अंडरस्टैंडिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमेशा ये एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को भी आप दिया करें। सपोज एक पहाड़ी है, ये यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, वो पहाड़ी की दूसरी साइड पे आना चाहते हैं। अगर उनके पास इतनी ताकत मौजूद नहीं होगी, अगर वो लोग जो है वो अगर बूढ़े लोग होंगे, वो ऊपर नहीं जा सकेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर नीचे। तो उनको जो एनर्जी यहाँ पहुंचने के लिए चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं कि वो उनके पास जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम उसको बोलते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो उनको चाहिए। वंस मॉलिक्यूल्स आर अराइव्ड ओवर हियर या अपहिल, यहाँ नीचे आना उनका आसान है। लेकिन अगर यही वापस जाना चाहें, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आप हमेशा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एक पहाड़ी के जरिए समझाया करें, तो उससे तमाम बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। आप देखें, आप लोग जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। रोस्ट पोटैटो फॉर बॉयफ्रेंड, ये रिलेशनशिप आप लोगों ने याद रखना। अब मैं आप लोगों को अभी अलाउ करूंगा, हम लोग कुछ जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए, कुछ इस सारी बातों का अंदाजा हो जाए। ये क्वेश्चन है जी, आप लोग बताएंगे कि इसमें मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ। बताएं जी, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी 100 है और बैकवर्ड के लिए 150 है, तो डेल्टा H क्या होगा? सबसे पहले यू नीड टू डिसाइड ये हमारे पास जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? सर एक्सोथर्मिक एक्सो। हाँ, और एक्सोथर्मिक के लिए क्या क्या फॉरवर्ड ज्यादा होती है। हाँ वो तो ठीक, आप लोग बिल्कुल एक्सोथर्मिक है, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या है? सर 50 आएगी। 50 सर 50। तो आप यू डिडंट रिमेंबर दैट एक्सोथर्मिक में रोस्ट पोटैटो फॉर बॉयफ्रेंड, रोस्ट पोटैटो फॉर यानी BF, यानी B पहले F बाद में, B में से F को माइनस करना है। 150 माइनस 100 तो क्या आ गई? क्या आ गई जी? 50 सर। हाँ ये देख लें आप लोग, ओके हो गया जी? यस सर। ले लें, दोबारा से बता दें। दोबारा बता देता हूँ जी। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ये दोबारा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है ना, ये जैसे यहाँ पे आ गया है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा होती है फॉरवर्ड की निस्बत। देखिए अगर 150 है और ये 100 है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट होती है, जिससे यू कैन रोस्ट पोटैटो फॉर बॉयफ्रेंड मीन EB माइनस EF, यानी B पहले आएगा F बाद में आएगा। इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं, EB माइनस EF, EB माइनस EF, ये करना है आपको। ये आवाजें कैसी आ रही है प्लीज ये आप लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में बताएं जी। ये सर एंडोथर्मिक। आप देखिए पहले एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक?
रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक सर एंडोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? पब्लिक रिलेशन। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस 50 आएगा आंसर। इसमें भी 50 आएगा। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की निस्बत। EP माइनस ER। EP माइनस ER। इसके बारे में बताएं जी। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी 150 हो, प्रोडक्ट की एनर्जी 100 हो, और एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 20 हो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की फाइंड करें, जल्दी करें। एंडोथर्मिक। एक ये हो गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहले तो ये डिसाइड करना एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सर एक्सोथर्मिक। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है। फिर इस रिलेशनशिप बताएं। फिर इसका सर पहले डेल्टा H फाइंड करें। डेल्टा H फाइंड करें इन दो वैल्यूज से। इन दो वैल्यू से डेल्टा H फाइंड करें। एक्सोथर्मिक। इन दो से डेल्टा H फाइंड करें। 50 आएगा, डेल्टा H आएगा। हाँ, 150 माइनस 100 50 आ गया। और फिर यहाँ से F फाइंड करें। EF फाइंड करें। 30 आ जाएगा -30। फिर 70 आएगा ना, -70। करें -30 सर। करें जी। -30 आएगा। -30 आएगा। यस। हाँ, तो ये बनेगा ना 150 माइनस 100। ये 50 आ गया हमारे पास। डेल्टा H की वैल्यू 50 आ गई। और फिर दूसरी साइड हमारे पास EB माइनस EF। सर डेल्टा H की वैल्यू -15 में आएगी। बच्चों ये कौन सा रिएक्शन है? सर एक्सोथर्मिक। सर एक्सो निकल रही है हीट। एक्सोथर्मिक में क्या करते हैं? जो हीट निकलती है उससे क्या करते हैं? रोस्ट पोटैटो। R माइनस P 150 माइनस 100 50 आ गई। -30। अब यहाँ पे हमारे पास EB 20 है। EB हमारे पास 20 है। 50 माइनस 20 30 आ गया। और ये माइनस की साइन इधर आ गई, तो -30। सभी को समझ आई है? समझ आ गई है? यस सर। सर इसका आंसर -30 है। सर -30 इसका आंसर है। एक बच्ची को समझ नहीं आई, क्या कह रही है बच्ची? सर -30 कैसे हुआ? आप देखें जरा, मेरी बात सुने। ये रिलेशनशिप है आपके पास, ये देखें, ये रिलेशनशिप है। तो क्या करेंगे? 150 माइनस 100 हमारे पास 50 आ गया। आप लोगों के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 50। और यहाँ क्या है? EB माइनस EF 50 है। EB की वैल्यू 20 है। 20 इधर आके माइनस हो गया। 50 माइनस 20 क्या आ गया हमारे पास? 30। लेकिन इस साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है? माइनस EF। इस साइड पे क्या मौजूद है? माइनस EF। अब ये माइनस दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। समझ आई या नहीं आई? यस सर। अब लास्ट में -30 माइनस EF माइनस हम कैंसिल भी कर रहे हैं तो फिर भी आंसर आ जाता है। -30 आ गया। गुड, वेरी गुड। ये जो मैंने साथ डायग्राम भी दे दी है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। इसको सॉल्व करें जी प्लीज बच्चे। सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। आप खुद देखें जरा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। एंडोथर्मिक है। रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, ये एंडोथर्मिक है। ये आगे हिसाब किताब लगाए ना जरा। डेल्टा H 100 बन गया।
सर +30 होगा सर +30 आंसर आएगा। +30 होगा सर। की बात है। जी Yes, सर sir. 130 माइनस 100 हो जाएगा। कंफर्म है सर। कंफर्म है कितना +30 आएगा? +30 सर। यस सर। ओके 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 ओके। ये बताएं जी। सर इसका स्क्रीनशॉट लेने दें। ले लें जी। ले लिया। हो गया सर। ये देखें, ए ऑप्शन सर, सी ऑप्शन नो, ए ऑप्शन ये ऑप्शन सर। ए सर ये फॉरवर्ड ऑप्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। सर रिएक्टेंट कम की कम होती है। होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। रिएक्टेंट की कम होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो ज्यादा होती है। वो ज्यादा देनी सी पड़ेगी सर। ऑप्शन होगा E2 लेस देन हाँ, E2 इज लेस देन E1। ऑप्शन सी। देख लेना ये पीछे जो आपने ये डायग्राम देख लें, ये है जी डायग्राम, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम है। ये यहाँ पे देखिए। तो प्रोडक्ट की लेस देन रिएक्टेंट E2 लेस देन। हाँ ये देखिए ना, ये देखिए EF इज ग्रेटर देन EP। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बैकवर्ड के लिए कम। समझ आई या नहीं आई? अंडरस्टैंड हो गया बच्चों? यस सर। जी किसका सर, बताएं हो जी? गया। यस सर। ये बताएं जी। जल्दी। सर इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये रिएक्टेंट की ये एनर्जी कम है तो ये एंडोथर्मिक पूछा है कि डेल्टा H कौन सी चीज को शो कर रहा है? सर वाई सर माइनस एक्स। y को जस्ट शो करेगा सर। वाई क्या? सर जस्ट एक्स। सर जस्ट एक्स को शो करे। जस्ट X को Oh, शो करेगा। रिएक्टेंट और Yes, sir. प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस है यस सर। उसको हम कहते हैं डेल्टा H। तो वो y माइनस x होना चाहिए। नहीं, Y माइनस एक्स रिएक्टेंट। और देखो ना, आज सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है। ये है जी रिएक्टेंट की एनर्जी। प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? ये प्रोडक्ट की एनर्जी। समझ आ गई? प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में फर्क को डेल्टा H बोलते हैं। वाई का इसमें कोई रोल नहीं। वाई जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना? सर वाई इसका आंसर एक्टिवेशन x है। X होएगा, X। अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सर पीछे हमने देखा नहीं था कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस भी डेल्टा आंसर है x नॉट इक्वल होता है, तो फिर मतलब ये हम यहाँ कैसे करेंगे? वहां पे सर ने फाइनल पॉइंट और एंड पॉइंट को सर ने वो लेबल किया हुआ था। यहाँ पे सर ने ये ओवरऑल मैं बताता लेबल हूँ किया ना, हुआ है एक्स। ये वहां पे जो मैं कह रहा था ना, ये था EF। ठीक है ना? इसको मैंने पीछे EF कहा हुआ था, ये जो टोटल है। और ये जो ऊपर है ना, ये प्रोडक्ट का, ये इसको मैंने कहा था कि ये हमारे पास EB है। इनको फर्क को मैंने कहा था कि वो है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो फर्क है वो भी डेल्टा H है। अगर मैं इन दोनों का फर्क लूं, एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इनका फर्क भी यही बनता है। लेकिन अभी तो हमारे पास सीधा यहाँ दिया हुआ है ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कितना फर्क है। तो आप ज्यादा देखें ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के फर्क को डेल्टा H बोलते हैं, याद रखिए। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी, दूसरा फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के फर्क को भी हम लोग डेल्टा H बोलते हैं। ये रिएक्शन, ये अंडरस्टैंड हो गया? यस सर। जी सर। यस सर।
आगे देखें जी आप लोग। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी 10 किलो जूल हो, एक्सोथर्मिक के लिए याद रखिए। बैकवर्ड की क्या होगी? लेस देन 10। less than एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक सर मोर देन नहीं होगी। सर लेस देन Sir, more than 10. Sir, more than. less than एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होता है जी, ये ऐसे, ये फॉरवर्ड की एनर्जी है। मोर देन 10 होगी, More वापस than 10. आना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, और ये हम सर आपके मोर देन पास 10। नजर आ रहा है, वैसे ही हाइट ज्यादा, मोर देन 10। अंडरस्टैंड हो गया जी? जी सर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये देखें जी, ये ऑप्शन सर डी ऑप्शन। Sir, D option. सोचें जी। सर ये ऑप्शन। डी ऑप्शन। A. जी Sir, Sir, A, D option. A और मुझे D ये दोनों लग तो रहा नहीं। है। सर डी है डी। डी है ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर द रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो जाहिर रिएक्शन मुश्किल होगा, उसकी स्पीड कम होगी। यस सर। मैंने कहा है नॉट ट्रू, तो ए ए ऑप्शन कर सकता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट से कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड रिएक्शन, ये भी ठीक है। एंथैल्पी चेंज के साथ इसका रिलेशनशिप है या नहीं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का? सर मुझे लगता है रिलेशन है, टोटल हीट कंटेंट बताता है सर कितने चाहिए। एंथैल्पी चेंज के साथ सर हम इसमें डेल्टा X जो लिखते हैं वो इंथैल्पी चेंज एक तरह से आ जाता है। ये वो एंथैल्पी चेंज ही होता है ना। यस सर, टोटल हीट कंटेंट होते हैं जो उसको सर रिक्वायर्ड होते हैं। तो फिर क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? No तो option. मुझे तो सारे ठीक D लगे। option. सारे ठीक है, इसमें सब ठीक है, डी ऑप्शन। सब ठीक सारे है, ठीक है। ऑप्शन को कैसे आपने वेरीफाई किए? ये सब ठीक है। जितनी देखा ज्यादा एक्टिवेशन उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। पहाड़ी ऊंची होगी तो वहां से गुजरना मुश्किल होगा, रेट कम होगा लोगों के गुजरने का, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। सर जो ऊपर वाले इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। उसके सारे करेक्ट। एक्टिवेशन, अब नेक्स्ट देखें, एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल रिलेट। एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड टू रेट नन ऑफ द अबव, मुझे डी लग रहा है। बी बी एक्टिवेशन एनर्जी का रेट कांस्टेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। रेट यस सर। ये बताएं जी। सर इसमें ये क्वेश्चन है कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कैसे बताते हैं? विच वन ऑफ, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का तो जिक्र नहीं है ना स्टेटमेंट में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप होता है इसका डेल्टा एच का, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में देख चुके हैं आप लोग। इसका बताएं जी। बी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा है, बहुत ऊंची पहाड़ी है जिसको अबूर करना चाहते हैं। ये रोस्ट प्लेटो फॉर सर पीछे वाली स्लाइड का हमने वो सर पीछे वाली screenshot स्लाइड। ले लें। सर इसका लास्ट का क्या बताया आपने?
सर लास्ट का आंसर क्या बताया आपने? लास्ट का है कि एक्टिवेशन एनर्जी हमने का डी बताया। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जी गैस जो है जी सर लास्ट। कि मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है उनके ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए जी जी रिएक्शन को सर स्टार्ट यही करने वाला लास्ट रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन। के। ये आखिरी ऑप्शन डी जो है एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। सर सेकंड लास्ट का क्या आंसर बताया आपने? सेकंड लास्ट का हमने बताया बी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा ये जो है ना ये एक्सो के लिए है और ये एंडो के लिए है। इसको जरा आप लोग देखिए, ऊपर वाला एक्सो के लिए है, इसको करेक्शन करनी है एक्सो के लिए। अच्छा अब हम लोग देख रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो हमें क्या बताती है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज कैसे होता है। याद रखें टेम्परेचर, आपको पता है ना टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है जी। मैं आप लोगों को जरा जो है वो बच्चों की आवाज आ रही है, ये जरा सुनिएगा गौर से प्लीज। रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी कुलैयन इतने ज्यादा इफेक्टिव होंगे और रिएक्शन इतना फास्ट होगा, रिएक्शन की स्पीड इतनी ज्यादा होगी। अच्छा 1903 में जो आर्हेनियस है उसको नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा ये बात क्वालिटेटिवली तो पहले सबको पता थी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार किस तरह बढ़ती है इस बात का अंदाजा नहीं था पहले। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आर्हेनियस ने दिया, ये वो रिलेशनशिप है, ये आर्हेनियस इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। ये आर्हेनियस इक्वेशन आपके पास है। अब देखें आप लोग, ये उसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। आप लोग नेचुरल लॉग लें दोनों साइड पे, इधर भी नेचुरल लॉग लिया इधर भी नेचुरल लॉग लिया। अब जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है नेचुरल लॉग दोनों के साथ, एक के साथ अलहदा आ जाएगा दूसरी टर्म के साथ अलहदा आ जाएगा। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग के बाद जो बेस होता है ना, बेस की पार जो है वो शुरू में आ जाती है। तो माइनस ई ए और आर टी ये नेचुरल लॉग से पहले चला गया। ये 9th क्लास में लॉगरिथम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो लॉग की बाद जो बेस होती है उसकी पार शुरू में आ गई, तो माइनस ई ए और आर टी आ गया शुरू में, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमारे और नेचुरल लॉग ई हमारे पास 1 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो यहाँ बना माइनस ई ए और आर टी। और अगर थोड़ा इसको अरेंज कर दे, माइनस पहले आ गया और नेचुरल लॉग ए ये बाद में आ गया। नेचुरल लॉगरिथम जो है आप याद रखें, ई क्या चीज है? ई जो है ना इसको कहते हैं बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और इसकी वैल्यू होती है 2.7। याद रखें ये बेस ऑफ। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है? 10 होती है। जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस होती है 10। नेचुरल लॉगरिथम जो होता है हमारे पास ये कॉमन लॉगरिथम, जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसकी बेस हमारे पास होती है ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.7। याद रखें। तो यहाँ पे आप लोग ये जो माइनस वाली टर्म इसको पहले लिख लें और प्लस वाली टर्म को बाद में लिख लें। जब नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो 2.303 लॉग, ये रिलेशनशिप है नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम। क्या रिलेशनशिप है? जब भी नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो आप लोग लिखते हैं 2.303 कॉमन लॉगरिथम, ये लिखते हैं। यही कुछ यहाँ भी किया, नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में यहाँ बना 2.303 लॉग के, और यहाँ एंड पे लॉग ए में क्या बना 2.303 लॉग ए। अब 2.303 पे डिवाइड करें पूरी इक्वेशन, इसको भी डिवाइड करें इसको भी डिवाइड करें इसको भी डिवाइड करें, तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो ये है। इसको आर्हेनियस इक्वेशन की लीनियर फॉर्म बोलते हैं। ये आर्हेनियस इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ये आर्हेनियस इक्वेशन की आपके पास जो है ये लीनियर फॉर्म है आर्हेनियस इक्वेशन, ये लीनियर फॉर्म है आर्हेनियस इक्वेशन। और सिंपली हमने क्या किया है, नेचुरल लॉग लिया है दोनों साइडों पे। ये बहुत ही आसान है,
ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे एक बात देखें, ये इसमें जो दो पैरामीटर है ना, ई ए और ए, ये जो है देखे ना, इसमें ये एक ए आ रहा है, एक ई आ, ई ए को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ए जो है इसको आर्हेनियस पैरामीटर बोलते हैं, या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। याद रखें, इसका नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है। अब ये इक्वेशन में क्या कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है कि अब देखे ना, ये हालांकि ई ए बटे के ऊपर मौजूद है, जो चीजें बटे के ऊपर मौजूद होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बटे के ऊपर जो चीजें मौजूद होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट है, उनका रिलेशनशिप हमारे पास क्या आ गया, उनका रिलेशनशिप हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप आ गया, इनवर्स रिलेशनशिप है इनका। यानी आपके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी ज्यादा होगी, सपोज आप लोग ये कोई रिएक्शन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट इतना कम होगा। ज़ाहिर है अगर पहाड़ी जितनी ऊंची है, कम लोग पहाड़ी का अबूर करके दूसरी साइड पे जा सके। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और रेट कांस्टेंट जो है इनवर्सली रिलेटेड है। अब मुझे याद आ रहा है कि पीछे एक क्वेश्चन मेरे ख्याल में हमने उसको गलत कर दिया। पीछे एक क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन जो है, एक्टिवेशन एनर्जी का रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप है, एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी इसके रिलेशनशिप है। तो इनमें नन ऑफ द अबव होना ये ऑप्शन है जी डी, क्योंकि अभी हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप जो है वो देख रहे हैं। ये जरा प्लीज देख लीजिएगा, आगे देखें जी आप लोग। अब यहाँ हमें क्या है, अच्छा हालांकि ये दोनों चीजें जो है ये बटे के ऊपर मौजूद है ई ए, लेकिन ये माइनस की साइन जो है इसने डायरेक्ट रिलेशनशिप को इनवर्स में चेंज कर दिया। माइनस की साइन है कि अगर हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी, रिएक्शन की स्पीड देखें ना, जो के है इसको भी रिएक्शन की स्पीड ही समझें, याद रखें भाई के क्या चीज है। अगर मैं आप लोगों को देखें ना, ये के इतनी इंपॉर्टेंट पैरामीटर उन्होंने दे दिया है, तो के क्या होता है, के जो होता है ना वो रेट लॉ के अंदर जो कांस्टेंट होता है वही तो के होता है। रेट लॉ क्या है, ये हमारे पास रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास होता है। और के को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो याद रखें के भी रिएक्शन की स्पीड को ही बताता है, याद रखें। के लेना हमें क्यों, के हम लेते क्यों हैं, क्योंकि हम लोग इसमें एक ये कांस्टेंट है, मिनिमम कंसंट्रेशन यूज करके हम लोग ये ले सकते हैं। आगे देखें, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप लोग कहेंगे टेम्परेचर तो यहाँ बटे में मौजूद है, के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये माइनस की साइन ने इनवर्स रिलेशनशिप को डायरेक्ट में चेंज कर दिया, याद रखें। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। अच्छा अगर हम लोग ए को डिफाइन करना चाहें, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर हम ए को डिफाइन करना चाहें तो ए को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अच्छा ए को डिफाइन करने का, जैसे हम लोगों ने अभी ये मैंने आप लोगों को रेट लॉ के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को क्या बताया रेट लॉ के बारे में, जो हमारे पास रेट होता है वो होता है के इनटू ए। तो मैंने ए को 1 पुट किया, तो हमेशा यही तरीका होता है जब कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो कांस्टेंट के साथ जो पैरामीटर है उसको 1 पुट करना होता है, 1 पुट करें। अब e की पावर 1, e रेज्ड पावर 0 कैसे बन सकता है, e रेज्ड पावर 0 बनने का तरीका जो है वो ये है, अगर आप लोग टेम्परेचर इन्फिनिटी लें, इन्फिनिटी टेम्परेचर लें, टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें, तो t की जगह इन्फिनिटी आ गया, ई ए और इन्फिनिटी जो है वो बना 0, e रेज्ड पावर 0 आ गया 1 a। अब a को डिफाइन करने की बारी, a जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को ही कहते हैं जब टेम्परेचर इन्फिनिटी हो, याद रखें। टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा हो तो फिर जो रिएक्शन की रफ्तार है उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। हमने आर्हेनियस फैक्टर को जो है या फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को या फ्रीक्वेंसी फैक्टर को डिफाइन कर लिया, और ये हमें रिएक्शन की, अब के क्या बताता है, के भी रिएक्शन की रफ्तार बताता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो। ए क्या बताता है, ए भी के इक्वल हो जाता है अगर हम लोग टेम्परेचर को इन्फिनिटी करें। कीप इन माइंड, ए जो ए के यूनिट अगर आ जाए कि ए के यूनिट क्या है, तो ए के यूनिट वही है जो के के यूनिट है।
क्योंकि बराबर आ गया ना, के यूनिट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 पे है ये ग्राफिकल मेथड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर के की वैल्यू निकाल लेते हैं लैब के अंदर, और फिर टेम्परेचर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और के का लॉग ले लेते हैं और उनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये अभी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा ये जो आप लोगों ने अभी लिया है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जब लॉग के और 1/t का आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्लोप माइनस में हो तो लाइन ऐसे फॉल करती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला लेक्चर आप लोग याद करें, लाइन ऐसे फॉल करती है। तो अब इसमें आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं 1/t और वाई एक्सिस पे आप लोग लेते हैं log ऑफ k, log ऑफ k, ये आप लोग लेते हैं वाई एक्सिस। तो 1/t और log ऑफ k का जब ग्राफ ड्रा करते हैं स्ट्रेट लाइन आती है, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, जो कुछ एक्स एक्सिस पे लें जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं स्लोप। ये हमारे पास स्लोप है, और ये जो हमारे पास log a है ये इंटरसेप्ट है। ये अभी एग्जांपल मैं एक दूंगा तो पता चल जाएगा। अब अगर स्लोप के यूनिट कहे जाए कि स्लोप के यूनिट क्या है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है। स्लोप के यूनिट वही है जो टेम्परेचर के यूनिट है। कैसे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की यूनिट क्या है, जूल पर मोल। आर के यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन। ये दोनों टर्म इनसे कटी, के -1 ऊपर जाके के जो है वो 1 हो गया। तो स्लोप की वही यूनिट है जो हमारे पास टेम्परेचर के यूनिट है, याद रखें। और ये तुम्हारे पास स्लोप है और ये हमारे पास जो है वो इंटरसेप्ट है इक्वेशन का। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका भी है। अगर ये इस तरीके में प्रॉब्लम ये है जो अभी आपने किया है कि आपको बहुत लंबे ज्यादा देर के लिए लैब में काम करना पड़ता है, टेम्परेचर मुख्तलिफ टेम्परेचर पे के की वैल्यूज निकालना होती है, 5-7 रीडिंग लेना होती है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि आप सिर्फ 2 टेम्परेचर के ऊपर के की वैल्यूज निकाल लें। तो ये फार्मूला लगाएं, इसी को, ये जो फार्मूला है ना, इसी को अरेंज करके ये फार्मूला निकला है। बस 2-3 स्टेप्स इसके साथ करें तो ये बन जाता है। देखिए, log k2 और k1 इज इक्वल टू EA और 2.3 RT, T1 T2 T2 माइनस T1। 2 टेम्परेचर हैं, उनके ऊपर 2 वैल्यूज दी गई हैं k की, तो आप लोग पुट करके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड कर सकते हैं। तो जो सेकंड वाला मेथड है बेहतर है पहले वाले की निस्बत। सेकंड वाला मेथड बेहतर है क्योंकि इसमें हमें 2 टेम्परेचर के ऊपर 2 रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होती है, जबकि पहले मेथड में हमें ज्यादा देर तक ये काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखें टेम्परेचर के बारे में, एक इम्पोर्टेंट बात, कि अगर किसी टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 हो तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। याद रखें, ये रिलेशनशिप याद रखें। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट जितना पहले होता है उससे डबल हो जाता है। टेम्परेचर टी पे अगर रेट K1 है, T + 10 पे 2K1 हो जाएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको छोटे छोटे टोटके बताता हूँ न्यूमोनिक्स, उनमें से एक ये भी टोटका याद रखें। रेट इंक्रीज करता है 2n एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। यानी अगर किसी क्वेश्चन में वो कह दें कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया, तो आप बताएं रेट कितना बढ़ेगा। तो आपने रेट इतना बताया 2n, यहाँ n कितना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर बाई 10। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज रेट हम लोगों ने बढ़ाया 10 से 100 तक, रेट हमने सपोज बढ़ाया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये हमने रेट बढ़ाया। तो कितना इजाफा किया हम लोगों ने, 90 डिग्री का। तो 90/10, 9 आ गया, 2 की पावर 9, ये आपके पास रेट में इजाफा होगा। 2 की पावर 9 जितना भी ये बनता है, आप लोग ये इसको देख लीजिएगा। ये है जी आप लोगों के पास आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में जो हम डिटेल डिस्कशन की है। अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल दूंगा, इससे सारी आपको सूरत हाल, पिछले पेज पे अगर कोई प्रॉब्लम है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब पिछले पेज पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपका अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखें,
एसिटाल्डिहाइड को जब हीट करते हैं तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में चेंज होता है। ये उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा है। 5 डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई है, याद रखिए। 5 डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई है। हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका तो ये होता है कि आप लोग टी का रेसिप्रोकल लें, यानी 1/t लें। तो क्या किया, इन तमाम वैल्यूज को 1 डिवाइडेड बाय 700, 1 डिवाइडेड बाय 730, 1 डिवाइडेड बाय 760, 1 डिवाइडेड बाय 790, 1 डिवाइडेड बाय 810। तो टेम्परेचर का रेसिप्रोकल लिया। और ग्राफ बनाने के लिए जो ये k है इसका लॉग लेना होता है। तो लॉग k लें, ये लॉग k की वैल्यूज हैं। आप इसका लॉग लें कैलकुलेटर पे, इसका लॉग लें तो ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद आप लोग ग्राफ ड्रा करें। ये ग्राफ बनता है जी, मैंने आप लोगों के सामने ग्राफ ड्रा करके दिखाया हुआ है। ये इसका ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखें आप लोग कि ये तरीका जरा मुश्किल है, क्योंकि लैब में जब मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर आप के निकालते हैं तो आपको 5 या 6 रीडिंग देना पड़ती है। लेकिन जो दूसरा फार्मूला बताया है उस फार्मूले में आप लोग देख रहे थे सिर्फ 2 टेम्परेचर के ऊपर 2 वैल्यूज चाहिए। इन 2 टेम्परेचर के ऊपर ये 2 वैल्यूज, टेम्परेचर की इस वैल्यू पे के ये है, टेम्परेचर की इस वैल्यू पे के ये है। तो आप वहाँ उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें जो ऊपर आपको दिया हुआ है, लाजमी पुट करें, तो आप लोग ये निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई है 1/t और लॉग के। आपको याद होगा जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला लेक्चर मैंने दिया है, जब भी स्लोप माइनस में हो तो लाइन ऐसे फॉल करती है, स्लोप माइनस में। ये देखिए जी, आर्हेनियस इक्वेशन पिछले पेज पे आप लोग देख चुके हैं। आर्हेनियस इक्वेशन की लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो आप लोगों के पास क्या थी, लॉगरिथमिक फॉर्म आपके पास थी log k इज इक्वल टू क्या था जी, यहाँ माइनस EA ओवर RT, EA ओवर 2.303R। पिछले पेज पे मैं आप लोगों को दोबारा दिखा दूंगा। उसमें स्लोप ये है। अब ये जो आपने निकाला है, इस पे स्लोप क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई रही है स्लोप है। स्लोप की वैल्यू यहाँ ये है, ये स्लोप है। और उस इक्वेशन के अंदर स्लोप क्या था, ये स्लोप था। मैं आपको इक्वेशन दिखाना चाहता हूँ एक दफा ना, ताकि देख तो आप चुके हैं, एक दफा फिर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वो इक्वेशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में x एक्सिस पे आप लोगों ने 1/t लिया है। जो x एक्सिस पे लेते हैं उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। ये है जी स्लोप आपके पास, ये स्लोप माइनस EA ओवर 2.303। और एक स्लोप जब आपने ग्राफ ड्रा कर लिया एक्सेल की शीट के अंदर, एक स्लोप आप लोगों ने वहां भी देखा है, एक स्लोप आप लोगों ने वहां देखा है, वो देखें, ये स्लोप है माइनस 95.02। ये देखिए यहाँ से निकला। अब इन दोनों को इक्वल कर दें, इन दोनों को इक्वल किया, 2 ये माइनस और यहाँ भी शुरू में माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल। आप लोग इसको जब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपके पास ये आ जाती है। ये जूल पर मोल है, किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 में डिवाइड करेंगे, 177 किलो जूल पर। तो ये तरीका है। और दूसरा मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये जो 2 आप लोगों के पास टेम्परेचर दिए गए, इन 2 टेम्परेचर के ऊपर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, वो आप लोग उन 2 टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वहाँ उस फार्मूले में पुट करके उसको भी जरा यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो आप लोगों को यहाँ पे ये फार्मूला दिया, इसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश करें, इस फार्मूले को। तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। अब देखें, आप लोग इंटरसेप्ट भी निकालना है। इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, उस इक्वेशन इंटरसेप्ट जो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट आया है वो हमारे पास ये है, ये इंटरसेप्ट 11.5, ये इंटरसेप्ट। जबकि उस इक्वेशन में इंटरसेप्ट log a है, log a को 11.5 की इक्वल। और जब आप लोग एंटी लॉग लेते हैं ना, दूसरी साइड पे जो भी चीज होती है वो 10 की पावर में चली जाती है, ये 10 की पावर। अब एक बात बताया ना जरा, a को कैसे डिफाइन किया था, जब टेम्परेचर इन्फिनिटी हो तो फिर जो रिएक्शन की रफ्तार होती है
जब टेम्परेचर इन्फिनिटी हो तो ये रिएक्शन की रफ्तार देख लें, 10 की पावर 12 कर लें, यानी इतने मोल रिएक्टेंट कंज्यूम होगा हर सेकंड में, या हर सेकंड में इतने मोल जब टेम्परेचर इन्फिनिटी हो। दरअसल एक डिफाइन करने का तरीका है ना कि ए हमें क्या बताता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर जो है वो इन्फिनिटी कर दें तो फिर हर सेकंड, इन्फिनिटी से मुराद बहुत ज्यादा, तो फिर हर सेकंड में कितना प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, 10⁻12। अब ये अरबों खरबों मोल एक वो बनता है। तो ये मैं आप लोगों को डिफाइन करने का, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन है और ये इसको हम अप्लाई करते हैं। ये एग्जाम्पल से आप लोगों को सारी बात जो है वो क्लियर होगी। ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं वो बता चुका हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन है, मैं अगेन आप लोगों को यहाँ से अनम्यूट करता हूँ ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर सकें। ये बच्चों बताएं जरा पहला क्वेश्चन। पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। सर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग के लिया है ना? असल में ये लॉग के है, ये लॉग के है, LOG के है। ये मैंने जल्दी में करते हुए LN के ले दिया। अच्छा जी लॉग के अगेंस्ट जब हम लेते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। जी यहाँ पे नेचुरल लॉग है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट लग रहा है। नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आती, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आती है, इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आती है। सर अच्छा सर, हाँ ये टेक्निकल इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो मैथ्स के हैं। ये इसी तरह स्ट्रेट लाइन जैसे मैंने दिखाया है, आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही आता है। जी और क्वेश्चन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को नहीं कहते? क्या ए हमारे पास क्या होता है? ए टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को नहीं कहते? जी ए हम कुलयन को भी कह सकते हैं और कुलयन पे डिपेंड करता है ना रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है ना। कुलयन को ही कहते हैं ना हम लोग, और कुलयन पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं ए जो है वो दरअसल एक क्वांटिटी है जो कुलयन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है। देखें ना ये इसके यूनिट देखें, सेकंड इनवर्स, और इनडायरेक्टली कुलयन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है, डायरेक्टली जो है ये रिएक्शन का रेट बताती है। आगे चलूं जी। और सर ये ग्राफ में आपने स्लोप और इंटरसेप्ट वगैरह ये हमने नहीं देखना कि कैसे आएगा, मतलब अभी भी आपने कि क्वेश्चन लिख दिए कि इसमें ये स्लोप है, इसमें ये इंटरसेप्ट है, तो हमें तो नहीं देखना ना कि ये कैसे फाइंड आउट। देखें अगर आप लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 मिनट में एक्सेल की शीट में कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं दिया जाएगा कि आप लोग ये ग्राफ ड्रा करें। आपको सिर्फ ये इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन में से आप लोगों ने स्लोप को और इंटरसेप्ट को अलग करना है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जी स्लोप और ये इंटरसेप्ट है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये माइनस में क्यों आया है, ये इस तरह क्यों आया है, ये मैं आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे जो लेक्चर दिया था उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे चलें जी। वो नेगेटिव हो तो आगे चलें जी। ये बताएं जी सर एक क्वेश्चन था। जी प्लीज। सर क्वेश्चन ये है, सर क्वेश्चन में हम लोग लॉग नेचुरल क्यों प्रेफर करते हैं, सिंपल लॉग क्यों नहीं लेते? असल में नेचुरल लॉग जो है ना ये दूसरे की निस्बत इसके साथ काम करना कुछ कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान है, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। तो ये अल्टरनेटिव आपको मैं पीएच वाले लेक्चर में तो ये बता चुका हूँ ना कि जो लॉग है वो हम क्यों लेते हैं, बहुत बड़े नंबर्स को हम अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए लेते हैं। बाकी जो नेचुरल लॉग है आमतौर पे जो साइंटिफिक हमारे पास वर्क होता है हम नेचुरल लॉग ही लेते हैं। इसके साथ डील करना, इसके नंबर के साथ डील करना दूसरे लॉग की निस्बत थोड़ा सा आसान होता है, ये वजह है। और इसकी बेस ई होती है। आगे चलूं जी। ये बताएं जी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इज डिटरमिन क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। आगे देखें, अगर किसी रिएक्शन का रेट जो है
is doubled for every 10 डिग्री rise in temperature। कहते हैं कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेट कितना बढ़ेगा? क्या फार्मूला है? 2 raised to power n। यहाँ n फाइंड कैसे करते हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर 2 raised to power 9 इंक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 10। ये तरीका। यहाँ 9 आ गया 90 divided by 9 आ जाएगा 2 तो इस पर 9 raised to power 9 तो अच्छा ये बताएं, द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है? सर इसका सेकंड का बी आंसर बताइए। सेकंड का बी पर। हां अच्छा इसका 5 से बताएं, 12 आंसर आता है 2 to power 9। इसका बताएं जी। log k और 1/t का में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये डी ऑप्शन डी ऑप्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अच्छा ये बताएं जी। फैक्टर भी बताता है ना कि कितनी कोलिजन हो रही है। ए बी हमारा ए भी हम फाइंड कर रहे होते हैं और स्लोप के एक्टिवेशन यूनिट एनर्जी बताएं। भी। स्लोप के यूनिट क्या होते हैं? सर टेम्परेचर। टेम्परेचर के यूनिट केल्विन होते हैं। आगे देखें जी। With increase of 10 degree centigrade temperature, the rate of reaction doubles. The increase in rate of reaction is due to reaction का rate क्यों बढ़ता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ Increase in number of effective collision। इंक्रीज होती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही रहती है, याद रखें। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की चेंज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी बची है ना सर। पहाड़ी इतनी ही होती है, पहाड़ी इतनी ही होती है, याद रखें। गर्मियों में भी सर्दियों में भी पहाड़ी इतनी ही है। गर्मियों में जरा ये है कि एनर्जी मिल जाती है थोड़ी सी है, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी आ जाती है और जिससे क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन जो है वो बढ़ जाते हैं। समझ आ गई? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पहाड़ी सेम रहती है। पहाड़ी कब चेंज होती है? पहाड़ी जब चेंज होती है जब कोई बुजुर्ग आके बताए कि यहाँ मैंने एक सुरंग भी देखी हुई है, वो आपको कोई अल्टरनेट पाथ बताए, तो जो बुजुर्ग होता है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। प्लीज माइक अपने आप करें बच्चों, जहाँ भी अजान हो रही है। ऑल ऑफ अच्छा आप बताएं जी। ऑल ऑफ डी आंसर। हाँ the unit of slope is Kelvin, it shows the increase in temperature, rate constant। बिल्कुल ठीक है जी। आ रहा हूँ। नेक्स्ट बताएं जी। ए ऑप्शन स्लोप इनटू 2.3 ऑप्शन जी ये ए ऑप्शन याद रखें। मैं पिछले पेज पे आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शन कैसे बना है। ये सर बता दें। ये देखे ना, ये यहाँ देखे ना, हमारे पास स्लोप किसके इक्वल होता है? ई ए ओवर 2.303 आर। ये जो 2.303 आर है ये उधर चला गया, स्लोप के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। माइनस का साइन आता है ना। स्लोप भी माइनस होता है ना, वो कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। ये बताएं जी, अगर टेम्परेचर 50 से 100 तक बढ़ाया जाए तो रेट में कितना इजाफा होगा? 32। कैसे निकालना बच्चों? 32 कैसे आ गया? 2 रेज़्ड पर n होता है ना इजाफा। 2 रेज़्ड पर n, अब 2 की पावर, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है जी 50 से 100, 50 का इजाफा हुआ है। 50/10 क्या होता है? 5। बी ऑप्शन 5 हो गया। 2 रेज़्ड पर 5 32 आ गया। ठीक। और उसका इसका बताएं जी, नेचुरल लॉग कितने की इक्वल होता है? 2.3 डी ऑप्शन A depends upon collision frequency, temperature, nature of reactant और सब पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए सब पे ऑप्शन डी सब पे डिपेंड करता है। देखिए ना, ए को जरा आप अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आए बच्चों प्लीज। पहले फ्रीक्वेंसी फैक्टर था जिससे आपको आइडिया नहीं होता था, याद रखें। अब ए को समझें, ये रिएक्शन की रफ्तार के बारे में बताता है, ठीक है ना? तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। E is base of natural logarithm और इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल 2.7 ठीक है जी। 2.7 अच्छा ये बताएं जी,
रेट इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। वजह एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से कोई चेंज नहीं आती, सेम रहती है। नहीं बट नॉन देखिए मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से बढ़ जाती है, याद रखिए। जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, देखिए ये एवरेज पहाड़, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ बढ़ है, मैंने जाती है। कहीं पढ़ा है कि ये पहाड़ी टेम्परेचर देखिए, इंक्रीज करने से एनर्जी कम देखिए होती है। ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है। गर्मियों में सर्दियों में पहाड़ी की हाइट चेंज नहीं होगी। यहाँ पे कोई बंदा अगर वहां जाना चाहते हैं, इसके पास इतनी ज्यादा ताकत होगी ना कि तब जा सकेगा। इसके पास अगर ताकत नहीं है, इधर जाएगा फिर वापस, इधर जाएगा फिर वापस। इसकी एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल जा सकेंगे दूसरी साइड को। सर इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी सी। सर इसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी ले सकते हैं। हाँ उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन अवेलेबल है उनमें देखना होता है ना। सर सी ऑप्शन अगेन एक्सप्लेन करते हैं। दोबारा बता देता हूँ बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ाने से आप अंडरस्टैंड करें ना कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती क्या है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो पहाड़ी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए अपूर करना पड़ती है। यहाँ पे ये है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार क्यों बढ़ती है। उसकी वजह ये आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो ये जो मॉलिक्यूल है इनके पास ज्यादा एनर्जी आएगी और ये एक्टिवेशन एनर्जी वाली पहाड़ी को अपूर कर सकेंगे। ये वजह है, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। पहाड़ी अपनी जगह पे कायम है, याद रखें, पहाड़ी चेंज नहीं होगी। अंडरस्टैंड? यस सर। इसका बताएं और इन इस इक्वेशन में क्या रिलेशनशिप है टेम्परेचर और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। के को रिएक्शन की रेट समझे, रिएक्शन की रफ्तार समझे। कोई रिलेशन? सर ऑप्शन ए। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है सर। टेम्परेचर के सर साथ ऑप्शन ए। डायरेक्ट, ऑप्शन ए टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से। ये ऑप्शन वजह भी सुन लेना बच्चों। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सपोज एक जगह पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये है, पहाड़ी ये है, और दूसरी जगह पे पहाड़ी जो है वो ये है, ऊंची है पहाड़ी। कहाँ पे रफ्तार ज्यादा होगी? ऊपर वाले में रेट कांस्टेंट, यहाँ रफ्तार। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा तो रफ्तार तेज होगी, मॉलिक्यूल ज्यादा जा सकेगा। और टेम्परेचर के साथ वैसे ही आप देख चुके हैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार जो है वो डबल हो जाती है। कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? नंबर वन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है, इन बातों पे डिपेंड करती है। जो पहले ग्रुप के मेंबर हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है दूसरे ग्रुप के मेंबर से। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में 2, तो पहले ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा है। और फिर आयंस अगर एक्सचेंज हों तो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बॉन्ड की रीअरेंजमेंट की निस्बत। आयंस आर एक्सचेंज, और यहाँ पे लिखना था जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना था, अभी आपके सामने आ भी जाएगा ये। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? नमाज ब्रेक दे दे। बच्चों मैं प्लीज, मुझे टाइम चाहिए, हमने खत्म करना है आज, थोड़ा टाइम दें। यस सर प्लीज कंप्लीट करवानी है टॉपिक। कंप्लीट मुझे करवाने दें प्लीज। अब यहाँ देखें कि उसमें फिर आगे एग्जाम्पल है। ये जो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन है, इसमें सिर्फ आयंस एक्सचेंज होते हैं। ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन भी फास्ट है, इसमें भी आयन एक्सचेंज होते हैं। ये रिएक्शन आपके पास जो है इसमें बॉन्ड रीअरेंज होते हैं, ये रिएक्शन आपके पास स्लो है। जिन रिएक्शन में बॉन्ड्स रीअरेंज होते हैं वो रिएक्शन स्लो होते हैं। देखें यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड्स अब रीअरेंज हुए। एन और एन के दरमियान बॉन्ड खत्म होके एन और एच के दरमियान बॉन्ड बनते हैं। तो जिनमें बॉन्ड रीअरेंज हुआ, और दूसरी बात जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो, ये भी ऑक्सीडेशन हो रही है 0 से -3,
और ये 0 से +1 ऑक्सीडेशन। ये अमोनिया का रिएक्शन है। ऊपर भी इसी के एग्जांपल दी है, नीचे भी इसी के एग्जांपल दी है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, ये बॉन्ड रीअरेंज हो रहे हूँ, वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होते हैं। जहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहे हो, वो रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं जी, वो स्लो होते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ये कैसे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे आप लोग पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन में बताता है। बॉन्ड्स वाले की फ्लो नहीं होना चाहिए, बॉन्ड्स तोड़ने और बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, जहाँ पे बॉन्ड्स बनते हैं टूटते हैं वहां ज्यादा टाइम आयन लगता है। एक्सचेंज तो फास्ट होना चाहिए और बॉन्ड वाला जी प्लीज स्लो प्लीज होना प्लीज चाहिए। मेरी बात सुने, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो ये अभी फास्ट सर आपने उल्टा बोल दिया। नहीं, मैं उल्टा नहीं बोल रहा। ये दोनों फास्ट रिएक्शन है। ये आयन एक्सचेंज होने हैं, ये फास्ट है, ये दोनों स्लो है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और जो जहाँ पे बॉन्ड्स रीअरेंज होने हैं ना, बॉन्ड रीअरेंज होने, वो स्लो है, पहले दोनों फास्ट है। कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है। उसमें आप लोग ये देखें, जो कंबस्टन का रिएक्शन है वो प्योर ऑक्सीजन में ज्यादा होता है, हवा में कम होता है, क्योंकि हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी वहां पर रिएक्शन तेज होगा। फिर दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन हो तो एक कंसंट्रेशन पे ज्यादा होता है, किसी दूसरी कंसंट्रेशन पे कम होता है। उसके बाद जो आपके पास तीसरा फैक्टर जो इसको करता है वो टेम्परेचर है, कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। आर्हेनियस इक्वेशन में हम लोग डिटेल से कर चुके हैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया बढ़ने से हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ता है, ज्यादा सरफेस जो है वो एक्सपोज होती है रिएक्टेंट को। एल्यूमिनियम की अगर फॉयल हो उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन एल्यूमिनियम अगर पाउडर फॉर्म में हो तो वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। सरफेस एरिया पे आगे फिर मैं डिस्कशन करूंगा कोलाइड्स में जाके, ये आप लोग जेहन में रखें। उसके बाद एक तीसरा रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट अगर पाउडर फॉर्म में हो तो उसके HCl के साथ रिएक्शन तेज होता है, उसके बड़े पीसेज हो तो रिएक्शन स्लो होता है। उसके बाद रेडिएंट एनर्जी, जो रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करते हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। आपके पास H2 और Cl2 का डार्कनेस में रिएक्शन ना होने के बराबर है, डे लाइट में स्लो है, सन लाइट में एक्सप्लोसिव है। तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस भी आपके पास एक फोटोकेमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। ये एक और रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये भी एक आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, जो टेम्परेचर की मौजूदगी में हूँ वो थर्मल रिएक्शन होते हैं, और जो सनलाइट की मौजूदगी में हूँ उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और उसके बाद हमारे पास एंड पे आता है जी कैटलिस्ट। अच्छा, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, आगे अभी हमने पढ़ना है। सर ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में आपने HCl की एग्जांपल लिखी है, इसमें वन कंसंट्रेशन और अदर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने नोट किया हुआ है। अच्छा, होता ये है कि एक कंसंट्रेशन पे आप फर्ज इस तरह कर लें कि कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रफ्तार तेज हो। अगर HCl जो है वो कंसंट्रेटेड है तो रिएक्शन की रफ्तार तेज होगी, डाइल्यूट है तो रिएक्शन की रफ्तार कम होगी। इसको ऐसा समझें आप, ठीक है ना? लेकिन हकीकत में कुछ और होता है, इस वजह से मैंने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड नहीं लिखा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जरूर, अभी टाइम होता तो भी बता देता। इसका स्क्रीनशॉट लें। ये जो स्लाइड है ना, इसको डिटेल से मैंने बता दिया, इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ सर पे ये एक जो चीज सारे है, फैक्टर्स हैं, यहाँ सर ये पे जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये सारे हाफ लाइफ को भी अफेक्ट करेंगे? हाफ लाइफ जो है ना, वो आपको पता है ना हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होती है सर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ये मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, जाहिर है हाफ लाइफ जिस पे कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है रिएक्शन पे वो टाइम जिसके यस बाद, सर। जाहिर है अब ये रिएक्शन के रेट के साथ रिलेट करते हैं ना, तो हाफ लाइफ पे भी इनका जो है वो इनका इफेक्ट तो होगा, जाहिर है कुछ रिएक्शन के यस केस में सर। होगा, कुछ में नहीं होगा। यहाँ देखें जी आप लोग, ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? जी सर। नंबर 1 पे है ग्राफिकल मेथड। यस सर। ग्राफिकल मेथड में ये होता है कि आप dx/dt को प्लॉट करते हैं a - x के साथ, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
अगर dx by dt को a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लॉट करें, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसका मतलब है सेकंड ऑर्डर। dx by dt को a माइनस एक्स क्यूब के साथ प्लॉट करें, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसका मतलब है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो करते कैसे हैं ये? हम लोग ये पहले कर भी चुके हैं। कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर उसका हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं और फिर उस स्लोप को हम लोग प्लॉट करते हैं a माइनस एक्स के अगेंस्ट, a माइनस एक्स रेज्ड पावर n के अगेंस्ट। ये नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डिटेल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके बाद डिफरेंशियल मेथड है। डिफरेंशियल मेथड का ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीनशॉट लें इसका जी, ले लिया जी? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये देखें जी, ये हम लोग ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं वो जरा सुने। हम लोग कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं और डिफरेंट पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पहले 10 मिनट्स के ऊपर स्लोप निकालते हैं। ये 10 मिनट्स के ऊपर स्लोप निकाला, ये स्लोप आ गया, नजर आ रहा है आपको? 10 मिनट्स के ऊपर स्लोप निकाल लिया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लें। 10 मिनट्स पे स्लोप निकाला, उसके बाद 20 मिनट्स पे स्लोप निकाला, ले लिया जी आप लोगों ने? 20 मिनट्स पे स्लोप निकाल लिया। उसके बाद 30 मिनट्स पे स्लोप निकाला, अब 3 स्लोप हो गए। तो कंसंट्रेशन और जो टाइम का ग्राफ है उसमें से हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर स्लोप निकालते हैं और यही मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। ये देखें जी, क्या मैंने आप लोगों को बताया है? यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि हम लोग नंबर 1 पे कंसंट्रेशन टाइम प्लॉट जो है, कंसंट्रेशन टाइम प्लॉट जो है उसका ये पॉइंट्स जरा देखें। नंबर 1 पे कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया, फिर dx by dt फाइंड किया, यानी स्लोप फाइंड किया डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद वो जो स्लोप है उसको a माइनस एक्स के साथ हम लोग प्लॉट करते हैं, a माइनस एक्स के साथ प्लॉट करते हैं। ये आगे मैं आप लोगों को वैल्यूज दे रहा हूँ जी। ये प्लॉट किया हुआ, ये आपके पास स्लोप है जी और ये a माइनस एक्स की वैल्यूज है। ये वैल्यूज मैंने दी है, इनका ग्राफ प्लॉट करके तो ये बनता है। इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम ये जो स्लोप हमने लिया है, अगर ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ना आता तो फिर हम a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लॉट करते। अगर उसमें स्ट्रेट लाइन आ जाती है हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर। अगर उसके साथ भी ना आता तो फिर हम लोग a माइनस एक्स क्यूब के साथ प्लॉट करते, तो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम लोग इस तरह ये प्लॉट करते हैं। आगे जाने लगा हूं मैं। अच्छा, ये दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया, जो पहले बता चुका हूँ, हमें जरा तेजी करना पड़ेगी। ये जो सर हमें स्क्रीनशॉट ले लेने थे। ये अच्छा, ये जो भी मैंने बताया इसकी समझ तो आ गई ना आपको? जो भी पीछे मैंने बताया है समझ आई या नहीं आई? हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन टाइम प्लॉट जो हमने लिया है ना, उसका डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या निकाला है, स्लोप, और उस स्लोप को किसके साथ प्लॉट किया है, a minus x। a माइनस एक्स। अगर a माइनस एक्स के साथ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर ना आए तो फिर a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लॉट करते। समझ आ गई? यस सर। या फिर उसको प्लॉट करते हैं किसके साथ, a माइनस एक्स क्यूब के साथ, a माइनस एक्स क्यूब के साथ प्लॉट करते हैं उसको, और स्ट्रेट लाइन आ जाए थर्ड ऑर्डर। ये है। उसके बाद ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, ये आपके पास मौजूद है, इसको स्क्रीनशॉट ना लें आप लोग। अब ये डिफरेंशियल मेथड है, ये सुने जी। बाकी सारे मेथड मैं आपको करवा चुका हूँ, अब डिफरेंशियल मेथड है। डिफरेंशियल मेथड क्या है वो देखें जरा। एक रिएक्शन को डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ करवाया जाता है, याद रखें। यहाँ पे अभी ऊपर आपने देखा ना इस तरह का एक प्लॉट था, अब यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन हम लोगों ने यूज की है, और फिर वो जो डिफरेंट कंसंट्रेशन है ये देखिए, रिएक्शन इज कैरीड आउट विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाया जाता है,
किसी शुरू वाले टाइम पे और फिर उसका स्लोप निकाला जाता है। ये कंसंट्रेशन है, ये उनका स्लोप निकाला है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसंट्रेशन का भी लॉग लेते हैं, स्लोप का भी लॉग लेते हैं और उनका ग्राफ ड्रा करते हैं। उनका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। उस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन आती है ना, उसमें जो स्लोप होता है, उस इक्वेशन का स्लोप, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0.99 मतलब 1। आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया ये या नहीं किया? यस सर। ऊपर हमने सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों कहते हैं उसे? स्लोप को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों कहते हैं? एक मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने दी है ना, ऊपर एक इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन से है, वो मैं आप लोगों को इक्वेशन बता दी है, तो वो आप लोगों को, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सिर्फ ये एक मेथड है, डिफरेंशियल मेथड, जो आप लोगों को इस पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सर हम ये स्लोप को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों कहते हैं सर, समझ नहीं आई। अच्छा, मैं फिर दोबारा ना उस स्लाइड पे जाता हूँ। ये स्लाइड पे मैं जाता हूँ तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना थर्मोडायनामिक्स में, उसका बड़ा नाम है वॉन्ट हॉफ, सुना होगा ना। ये रिलेशनशिप वॉन्ट हॉफ ने दिया था कि आप जो dx/dt है, रेट ऑफ रिएक्शन को इस इक्वेशन की मदद से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ n जो है ना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आप दोनों साइड पे इसका नेचुरल लॉग लें, इधर भी इधर भी, ये क्या बना, ये बन गया। और ये लॉग के बाद c है, उसकी पावर n है, n शुरू में आ गया। इस चीज का हम लोगों ने भी ग्राफ ड्रा किया है, इसका इसके साथ ग्राफ ड्रा किया है। जब इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो स्लोप बन गया, ये ऑर्डर बन गया। ये वॉन्ट हॉफ मेथड है फाइंड करने का। बात की समझ आई या नहीं आई? सर इसमें सी क्या है? सी है डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। जो ग्राफिकल मेथड है ना, इसमें एक ही कंसंट्रेशन लेते हैं आप लोग और आप लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप लोगों ने ये ग्राफिकल मेथड में एक ही प्लॉट है, किसी एक इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ये ग्राफ बनाते हैं आप, और फिर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालते हैं। डिफरेंशियल मेथड के अंदर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं, उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं सारों का, और किसी एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ डिफरेंट पॉइंट के ऊपर निकालते हैं, वहां किसी एक पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। ये ग्राफ एक ही है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये ग्राफिकल मेथड है। सिर्फ एक इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप लोग स्लोप लेते जाते हैं। समझ आई? डिफरेंशियल मेथड में आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल मेथड में आप डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं और डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के किसी एक एक पॉइंट पे स्लोप निकालते जाते हैं, किसी एक एक पॉइंट पे, और फिर उस स्लोप का भी लॉग लेते हैं, उस कंसंट्रेशन का भी। ये देखे ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल है, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन 4 मोल है, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन 6 मोल है, यहाँ 8 मोल है। समझ आ गई आप लोगों को? माइक ऑफ करें प्लीज, माइक ऑफ करें बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ हम लोग लेते हैं और उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट किया हमने, और उसके बाद अब आपको समझ आई ना कि वो इक्वेशन जो थी ना, उसके अंदर ये था कि जो स्लोप होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, अगर कहें तो करवा दूं? सर करवा दें, आज कंप्लीट हो जाए सर। डॉक्टर साहब, जी सर, जी सर, डॉक्टर साहब। इस तरह के अभी बच्चों को नमाज की ब्रेक दें, उसके बाद सर अबू बकर साहब भी रेडी हैं, तो आप वो छोटा सा टॉपिक फिर पे पेंडिंग करें काइंडली, रिक्वेस्ट है मेरी सर। नहीं डॉक्टर साहब, पता है क्या उसमें ये है कि आज इन बच्चों का 5वां लेक्चर है काइनेटिक पे, तो मुझे वो चीज जो है ना, मुझे 10 मिनट चाहिए वो खत्म करने के लिए। बच्चे मेरे थोड़ा कोऑपरेट करें मेरे साथ। आप ठीक है, फिर मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, शुरू करूं मैं? यस सर। यस सर। बस ये इम्पोर्टेंट, मैंने कोई चीज इसमें छोड़ी नहीं है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। मैंने वो चीजें भी आप लोगों को बताई हैं जो
एक दफा आप लोगों को पता होना जरूरी है। अच्छा ये है जी कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस, ये रिएक्शन पाथ है, ये एनर्जी है। अच्छा कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के बगैर अगर हो तो वो उसको इतनी एनर्जी चाहिए। ये देखिए अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, समझ आ रही है आप लोगों को? कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है, याद रखें। मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि सपोज कुछ लोग खड़े हैं, वो कोई पहाड़ी जो है वो अबूर करना चाहते हैं, वो पहाड़ी है, इसको कोई भी इस पहाड़ी को चेंज नहीं कर सकता, पहाड़ी इतनी ही रहेगी। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग आके बता दे कि एक और रास्ता भी है जो थोड़ा शॉर्ट है, इसके अंदर एक सुरंग है, वो जो बुजुर्ग है ना उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला है ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट की मौजूदगी में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है। और ये है एक्टिवेटेड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को भी कोई अगर सपोर्ट करे, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको हम प्रोमोटर कहते हैं, वो कैटलिस्ट को एक्टिव कर देते हैं, जिससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, ये देखें आप लोग, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, कैटलिस्ट की मौजूदगी में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हुई। कैटलिस्ट को अगर कोई एक्टिवेटर एक्टिवेट कर दे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और कम हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कुछ कैटलिस्ट पॉइजन होते हैं, कभी कभार जो कैटलिस्ट होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं, कुछ चीजें उनको पॉइजन कहते हैं हम लोग, तो उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाती है। और एंड पे हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को और बढ़ा देते हैं। ये आपके पास स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। दोबारा बताता हूँ सर आप नेगेटिव कैटलिस्ट दोबारा बता दें। दोबारा बता देता हूँ सब आप लोगों को। ये हमारे पास है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कैटलिस्ट की मौजूदगी में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी। और प्रोमोटर की मौजूदगी में जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करता है उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारे पास और कम हो जाती है। ये है जी पॉइजन ऑफ कैटलिस्ट। कभी कभार कैटलिस्ट जो है वो बजाय अच्छा काम करने के वो बुरा काम शुरू कर देता है, यानी बजाय रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के वो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है, जिससे रिएक्शन की रफ्तार बिल्कुल कम हो जाती है। जो अनकैटलाइज्ड से भी रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाती है। और नेगेटिव कैटलिस्ट हमारे पास होता है जी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा के रेट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल कम कर दे, उसको हम कहते हैं जी नेगेटिव कैटलिस्ट। समझ आई आप लोगों को? यस सर। ये ग्राफ इंतहाई इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। ऐसे रिएक्शन जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होते हैं उनको हम कैटालिसिस बोलते हैं। उसके बाद होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में हो। देखें ये रिएक्टेंट भी गैसेज है, कैटालिस्ट भी गैस है। ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। ये भी देखें जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है इसमें सारी जो रिएक्टेंट है वो भी एक्वस या लिक्विड फॉर्म में है, हमारे पास जो कैटालिस्ट है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में होते हैं। यहाँ देखें ये दोनों गैसेज हैं, प्लाटिनम जो है हमारे पास सॉलिड है, यहाँ ये देखें गैसेज है, निकल सॉलिड है। ऑटो कैटालिसिस, अगर किसी रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो कैटालिस्ट के तौर पे काम करे, हम उसको कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। इसकी एग्जांपल देखें आप लोग, यहाँ इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास मैंगनीज सल्फेट बनता है, शुरू में इस रिएक्शन की रफ्तार कम होती है, अचानक से रफ्तार बढ़ना शुरू कर देती है। जब साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को स्टडी किया तो पता चला कि इसके अंदर जो मैंगनीज सल्फेट बनता है ना, इसमें मौजूद मैंगनीज आयन वही कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। इन्हें कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। ये भी एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है, जो नाइट्रस एसिड बनता है ये कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। शुरू में रिएक्शन की रफ्तार स्लो होती है, बाद में तेज हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि बाद में रफ्तार तेज क्यों हो गई, इसका मतलब है कोई चीज प्रोडक्ट में बन रही है जो रिएक्शन को कैटालाइज कर रही है। अच्छा इसमें देखें वेजिटेबल ऑयल और जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है इसमें निकल जो है ना, स्क्रीनशॉट लेना था। ले लें, ले लिया। यस सर। अच्छा ये रिएक्शन के बारे में बता रहा था कि जो प्रमोटर है अभी ऊपर मैंने बताया जिसने एक्टिवेट किया है, निकल तो हाइड्रोजनेशन में हमारे पास कैटालिस्ट होता है, निकल तो कैटालिस्ट होता है।
जो कापर और टिलोरियम है इस रिएक्शन में वो प्रोमोटर के तौर पे काम करते हैं। और अब वो ग्राफ जेन में लेके आए, तो कैटलिस्ट एक तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, उसके बाद कैटलिस्ट में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हुई, इस केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और कम हो जाएगी। ये भी रिएक्शन, ये आप देखें आपके पास आयरन ऑक्साइड जो है वो आपके पास कैटलिस्ट है, जबकि ये बाकी जो चीजें हैं ये आपके पास प्रमोटर है। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, ये देखें जी, ये रिएक्शन आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन में देखते हैं। प्लाटिनम जो है इसमें वो आप लोगों के पास कैटलिस्ट होता है, लेकिन अगर कहीं से आर्सेनिक आ जाए ना पीछे से, वो प्लाटिनम की सरफेस को ब्लॉक कर देता है। अब वो रेड वाला आप लाइन याद रखें जो वहां पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डायग्राम में थी, तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो पहले से भी ज्यादा हो जाती है। समझ आई या नहीं आई? आई समझ? यस सर। जी सर आ गई। यहाँ जो देखिए अल्काइन सर, जो अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन हम करते हैं क्विनोलिन की मौजूदगी में, वो भी इसी में रिएक्शन में आएगा ना फिर? जी, वो भी इसी में आएगा, उसमें वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखें ये जो रिएक्शन है ऊपर हम आप लोगों ने देखा है कि आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है, इसमें ये चीजें प्रोमोटर के तौर पे होती है, जबकि यहाँ पे ये जो आयरन ऑक्साइड है अगर ऊपर से कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो वो पॉइजन के तौर पे काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे आता कहाँ से है? हाइड्रोजन जो है ना, ये हम लोग नाइट्रोजन तो एयर से ले लेते हैं, जो हाइड्रोजन है ये हम लोग मीथेन का स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मीथेन और स्टीम, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। वही हाइड्रोजन गैस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर वहां पे मुकम्मल तौर पे रिमूव ना हो तो वो आगे आ जाती है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नाइट्रोजन एयर से लेते हैं इस रिएक्शन में, हैबर प्रोसेस में जो हाइड्रोजन है ये स्टीम और मीथेन के रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बनता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मुकम्मल तौर पर रिमूव ना हो तो वो पॉइजन के तौर पे काम करती है। स्पेसिफिसिटी ऑफ ए कैटलिस्ट, तो आपको पता है कैटलिस्ट वो स्पेसिफिक होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूदगी हमारे पास वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कॉपर की मौजूदगी में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्वेश्चन करके हम लोग फिर बस करेंगे। आप लोग बताएं जी, होमोजेनियस कैटालिसिस इज ऑब्जर्व्ड, किस प्रोसेस में होमोजेनियस कैटालिसिस ऑब्जर्व होती है? हैबर प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसमें सारे लिक्विड होते हैं। वो स्लाइड आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। A catalyst increases the rate of reaction by decreasing activation energy. इस रिएक्शन में आप बताएं कि X क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर Al2। एक बात मेरी जेहन में रखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। Al2O3 वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, याद रखिए। जो दूसरा रिएक्शन है ना उसमें हाइड्रोजन गैस बनता है, वाटर नहीं बनता। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप डालेंगे ना तो वाटर इसमें से निकल आएगा। अब अगर इस रिएक्शन में से आपके पास वाटर निकल आए, ये देखिए वाटर को मैं निकाल रहा हूँ, तो आपके पास पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। Deactivation of a catalyst by small amount of impurity is called poisoning of catalyst. समझ आ गई? Poisoning. During ignition of petrol internal combustion engine, a negative catalyst is used. कौन सा negative catalyst यूज होता है? Tetraethyl lead. इसमें बताएं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज एक्सेलरेटेड बाय निकल कैटलिस्ट। कौन से निकल को प्रमोट करते हैं? कॉपर और टिलोरियम। कौन सी टर्म इनमें कैटलिस्ट के साथ रिलेटेड है? ऑल ऑफ द। हाँ, ऑल ऑफ द। और देखते हैं कि कोई आगे भी है या ये इतना ही है कि ये एंड हुआ है। समझ आई आप लोगों को बच्चों? यस सर। ये थोड़ा आज हमने तेज Yes, किया है, प्लीज अगर कोई चीज समझ नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा लेक्चर इस पे रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन बाद बनाए या 3 बनाए तो इस तरह की तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर हम क्या एक्टिवेटर है? बस जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही करें अभी आप प्लीज। ओके जी, मैं मीटिंग लीव करने लगा हूँ। लास्ट स्क्रीनशॉट। एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज बोले सर जी। एक क्लास पास बता दें प्लीज।
डिफरेंट क्या? फेज और क्या? डिफरेंट फेज कैटलिस्ट के हिसाब से डिफरेंट फेज और सेम फेज में थोड़ा एक लाइन का डिफरेंस प्लीज। किसमें जी, किसमें? सर वो सर पूछ रही है कि सेम फेज होमो कैटलिस्ट और हेटेरो कैटलिस्ट का पूछ रहे हैं सर। यस सर, यस। सॉरी मैं जो है ना जरा जल्दी में आगे आ गया बच्चों, तो शुक्रिया, आप लोग मुझे पूछ लेते हैं, आप लोग की बड़ी मेहरबानी है। देखें ना, फेज का मतलब होता है फिजिकल स्टेट। इसमें ये भी गैस है, ये भी गैस है। अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की सेम होगी ना, हम कहेंगे होमो कैटालिसिस, होमोजेनियस कैटालिसिस। ये देखें ना, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। ओके सर। यहाँ ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस। और यहाँ पे अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट में, रिएक्टेंट गैस है, कैटलिस्ट सॉलिड है, तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फेज पे डिपेंड करता है। समझ आ गई? थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, सर दोनों रिएक्टेंट एक जैसे फेज में होने चाहिए, एक जी दोनों मतलब रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। जब हम हाइड्रोलिसिस फिर एस्टर करते हैं, फिर उसमें तो वाटर लिक्विड है सर। नहीं लिक्विड, ओ सॉरी सर, ये सारे लिक्विड ही है ना, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, आज हम थोड़ा प्रॉम्प्ट हुए हैं, जरा तेजी से चले हैं, तो पार्डन मी फॉर दैट। और कोई क्वेश्चन हो तो वो इंशाल्लाह मैं दोबारा भी इस पे लेक्चर दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। सर काइंडली इसके साथ रिकॉर्डेड नोट्स है वो शेयर करवा दीजिएगा। वो करवा दूंगा शेयर। हाँ प्लीज सर, ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। सर प्लीज नेक्स्ट कर दो, स्क्रीनशॉट लेनी है। अच्छा नेक्स्ट की, इसकी सर हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने लगे? सॉल्यूशंस का। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा ये हो गया जी। सर ले लिया, थैंक यू सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके पास उम्मीद है आप पहले नमाज पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर किसी ने पढ़नी है तो 3-4 मिनट है, नमाज पढ़ लें, फिर सर अबू बकर साहब क्लास स्टार्ट करेंगे। जी सर 3 मिनट में नमाज नहीं, 5 या सर 7 10 मिनट दे दें। अच्छा चलें 5 मिनट